तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो है हमारा सभी भारतीय व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, इक्वल राइट्स टू ऑल इंडियन सिटीजन। यानी कि जितने भी भारतीय व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी एरिया में रहते हैं, किसी धर्म के हैं, किसी समुदाय के हैं, किसी भी, चाहे वो ट्राइबल एरिया के हैं, एससी हैं, बीसी हैं, जर्नल है या ओबीसी, सबको बेटा समान अधिकार दिया गया है। अगर एक किसी भी कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन के लिए जाता है तो उसको ये कहकर मना नहीं किया जाता कि आप किस धर्म से संबंधित हैं, किस समुदाय में रहते हैं, आप पहाड़ी एरिया से संबंधित हैं या दक्षिणी समुदाय से संबंधित हैं। तो इस तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये क्या है कि ये सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी एंड फंडामेंटल राइट्स। बेटा क्या होता है कि जब कोई भी इमरजेंसी आती है हमारे देश में, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में हमारे टाइम एक बार इमरजेंसी लागू की गई थी। तो क्योंकि बेटा कोई भी इमरजेंसी जब हमारे देश में आती है, कोई भी बाहरी आक्रमण होता है, जैसे एक बार चीन की और भारत की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान की और भारत की, तो उस टाइम पे क्या था कि इमरजेंसी लागू हुई। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए जो हमारा स्थगित कर दिया जाता है या उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मान लो कहीं भी कोई भी उपद्रव होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहां आर्टिकल 144 यानी धारा 144 लगा दी जाती है। तो उस टाइम पे जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, यानी घूमने का है या फिर कहीं भी कोई भी समुदाय में आंदोलन करने का है या कुछ भी करने का है, तो वो हमारा कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। तो हमारा जब जब हमारे देश पर कोई भी, चाहे वो आर्थिक है या हमारा कोई बाहरी आक्रमणकारी हमारे देश में आता है, तो हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उन पर कुछ टाइम के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मौलिक अधिकार। नेशनल सिक्योरिटी यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हमारी जितनी भी सेनाएं हैं, उनके अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमारे आर्टिकल 33 में ये प्रोविजन रखा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यों में लगे हुए व्यक्ति हैं, उनके मौलिक अधिकार कम और समाप्त किए जा सकते हैं। मान लो बेटा, जैसे हमारे देश की और चीन की लड़ाई हुई, कोई भी युद्ध होता है, तो उस टाइम पे जो हमारे वहां पे सैनिक है या अर्ध सैनिक बल है वो तैनात किया जाता है। और उस टाइम पे उनको घूमने की, मान लो लद्दाख में या उधर चीन के बॉर्डर पे, भारत के बॉर्डर पे कोई लड़ाई होती है, तो हमारे जो वहां पे सैनिक होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए कम कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मुद्दा आता है तो उनको जैसे घूमने की, फिरने की या फिर इधर उधर से कोई चीज लाने की या कोई धारा लगा दी जाती है, ताकि वो व्यक्ति अपने घर में ही रहे। या हमारे जो जैसे हमारा जम्मू कश्मीर में क्या है कि कई बार आतंकवादी जो आक्रमण होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो सेना है उसके भी जो मेन जो अधिकार है उनको कुछ टाइम के लिए स्थगित या उनके ऊपर अंकुश लगा दिया जाता है कि जब तक लड़ाई चलती है या जब तक आंदोलनकारी वहां रहते हैं, तो हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाता है। यानी कि आप व्यक्ति को उन अधिकारों के तहत बाहर निकलने की या किस कहीं भी जाने की स्वतंत्रता नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारी इंडिया की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसके तहत हमें इन अधिकारों को कुछ टाइम के लिए प्रतिबंधित करना पड़ता है। इसके बाद क्या है कि संविधान में मौलिक संरचना यानी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को मौलिक संरचना का भाग, ये तो आपको सबको ही पता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। यानी कि कौन सा पार्ट है हमारा? लेसन 3। और कहां से कहां तक आर्टिकल? आर्टिकल 12 to 33। यानी कि हमारा अध्याय 3 में 12 से 35 तक जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो ये हमारे संविधान का भी एक हिस्सा है। जो अधिकार हमें दिए गए हैं
वो हमारे संविधान की जो संरचना की गई है, जो बनाया गया है, उसका भी एक हिस्सा है। इसके बाद है पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को सामाजिक एवं राजनीतिक भी कहा गया है, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की नींव रखते हैं। क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, हम अपना जो नेता चुनकर हम संसद में भेजते हैं, चाहे हमारा राज्यसभा है या लोकसभा है या हमारी पंचायत व्यवस्था है, तो हमारा जो हमारे द्वारा चुना हुआ नेता है वही हमारे यहाँ पे शासन चलाता है। तो इस तरह से हमें पॉलिटिकल और जो सामाजिक है वो अधिकार भी मिले हुए हैं। समाज में जैसे कोई भी किसी भी प्रकार से अगर हमें अपनी बात रखनी है या अपने कोई भी अधिकार के विषय में हमें डिस्कस करना है, तो हम 8 या 10 व्यक्ति या एक समुदाय के व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी भी राजनेता या नेता के पास हम जा सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार से, यानी पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स भी माना गया है इनको। इसके बाद है अधिकारों का नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। बेटा देखो, कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज का एक हमारा पॉजिटिव, एक हमारा नेगेटिव, दो एस्पेक्ट होते ही हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हर चीज का, हम बीमार होते हैं तो कोई भी दवाई हम देते हैं तो उसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हमारी किसी बीमारी को ठीक करते हैं, तो दूसरी तरफ क्या है, उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। तो इस तरह से हमारे जो अधिकार हमें दिए गए हैं उनका भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। सकारात्मक क्या है, पॉजिटिव क्या है, कि हम भारतीयों को हर तरह का अधिकार, जैसे समानता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा प्राप्त करने का, धर्म की व्यवस्था करने का, कोई भी धर्म पालन करने का, कहीं भी घूमने का, इस तरह से ये हमें अधिकार दिया गया है। और नेगेटिव क्या है कि बेटा, नेगेटिव ये है कि हम कई बार इन अधिकारों का मिसयूज भी करते हैं, यानी कि इन अधिकारों का सहारा लेकर कई बार हम कुछ गलत काम भी कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी इसके हैं। अब क्या है कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये थे फीचर्स और नेचर। अब इसका महत्व यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। कल मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग डिटेल करवाऊंगी और कल मैं नेट का भी बहुत ध्यान रखूंगी कि बीच बीच में कट ना हो। आज के लिए सॉरी।